Hello and welcome back to the civil engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को जरा डिटेल में देखा था। आज जो है हम लोग काम क्या करेंगे, आज हम लोग काम करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर आजकल तो डिजाइन होता नहीं है, आजकल तो डिजाइन किसके ऊपर होता है भाई, कौन से मेथड में होता है, एलएसएम में होता है, यानी लिमिट स्टेट मेथड में होता है। फिर भी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको जानने के लिए और समझने के लिए जो बेसिक एक आइडिया डेवलप होगा वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तरफ से ही डेवलप होगा। और बहुत सारे जो है एग्जामिनेशन के सिलेबस में आप देखिएगा कि कम से कम एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रहता ही रहता है, जिससे कि थोड़ा सा क्या हो कि हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग क्या करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ भी करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस का काम कर रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे कुछ अजम्पशंस को लेना पड़ेगा। और अगर ये अजम्पशंस मैं ले रहा हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, तो मुझे कहाँ जाना पड़े भाई, कोड के पास। देखिए IS 456 भी बताता है इस चीज़ को। IS 456 2000 एनेक्सर बी में चले जाइएगा, पेज नंबर 80 में क्लॉज नंबर मैं बता देता हूँ, बी का 1.3 में देखिएगा कुछ बातों को लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है, पहला जो अजम्पशन लिखा गया है वो लिखा गया है एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या लिखी गई है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाय रिइंफोर्समेंट नन बाय कंक्रीट। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा उसको कौन कैरी करेगा, रिइंफोर्समेंट कैरी करेगा, कंक्रीट नहीं कैरी करेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप किसके लिए भाई, स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए अंडर द वर्किंग लोड कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहा गया, मॉडुलर रेशियो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडुलर रेशियो के बारे में जाना था। मॉडुलर रेशियो एम की वैल्यू हम लोगों को कब कितना लेना है, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। ये वैल्यू हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग पार्शियली क्रीप को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जहां पर कि सिग्मा CBC क्या होता है, सिग्मा CBC होता है आपका परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट। और इसको मैंने लास्ट क्लास में जरा आप डिटेल में आपको बताया था। आपने अगर अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाकर के उसको एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेप वाइज हम लोग काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसका, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का। तो एनालिसिस करने के लिए जो पहला हमारे पास स्टेप होगा, यहाँ पर हम लोग काम क्या करेंगे कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसको एक्से से दिखा देते हैं हम लोग। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बताया था आपको कि ये मान लीजिए अगर कोई एक बीम का सेक्शन है ना, ये बीम के सेक्शन में देखिए क्या है कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये विड्थ ऑफ द बीम है, विड्थ ऑफ द बीम बी मान लेते हैं। उसके बाद इस बीम की टोटल डेप्थ को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी, कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है। इस बीम के टोटल डेप्थ को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं। और इसी बीम में जो हमको ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखिए जरा, यहाँ से लेकर के रिइंफोर्समेंट के सेंट्रोइड तक का जो डिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ मान लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए रिइंफोर्समेंट है और उसके बाद जो है वो कवर का जगह है। ये जो एरिया ऑफ स्टील है, इस एरिया ऑफ स्टील को मैं लिख सकता हूँ AST मतलब एरिया ऑफ स्टील। अब जरा आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या, मॉडुलर रेशियो ना, वहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग सेक्शन यानी इक्विवेलेंट सेक्शन बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस एरिया ऑफ स्टील को कंक्रीट के टर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M टाइम्स ऑफ AST। अब ये क्या बन गया भाई, एरिया ऑफ स्टील कंक्रीट के टर्म में आ गया हमारे पास। चलिए यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कोई एक डेप्थ है ना, ये जो मान लीजिए ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम लोग क्या नाम देंगे, इस डेप्थ को हम लोग नाम देते हैं एक्से। एक्से मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो हमारे पास एक्सिस गुजर रहा है इसका क्या नाम हो जाएगा, ये जो हमारे पास एक्सिस आ रहा है इस एक्सिस का नाम दे देते हैं NA, ठीक है। यहाँ पर बगल में भी लिख देता हूँ मैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस का तमाशा क्या है, ये खेल क्या है, जरा समझना पड़ेगा इसको। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि ये जो डेप्थ है ना, इट इज़ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विच डिवाइडेड ओवरऑल सेक्शन इन कंप्रेशन एंड टेंशन। ये तो हम लोगों को पता ही है ना कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो एरिया है वो कौन सा सेक्शन होगा, कंप्रेसिव सेक्शन होगा, और नीचे वाला कैसा होगा, टेंशन, ठीक है। सेक्शन को दो पार्ट में भागता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि डेप्थ ये एक ऐसा डेप्थ है जो किसके बारे में बताएगा, ओवरऑल फेलियर के बारे में बताएगा। ये डेप्थ किसके बारे में हम लोगों को बताएगा जी, ओवरऑल फेलियर के बारे में बताएगा।
अब जैसे ही बात ये कही जाएगी फेलियर के बारे में बताएगा, तो किसी भी बीम में, बीम का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए बीम की बात करें, किसी भी बीम में देखिए फेलियर दो तरह से, तीन तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है कि आइदर जो है यहाँ पर जो आपने कंप्रेशन जोन में क्या डाल रखा, मान लीजिए कंक्रीट डाल रखा है ना, आइदर कंक्रीट फेल कर जाए या फिर ये आपका स्टील फेल कर जाए, है ना, यहाँ जो आपने स्टील लगा रखा है वो फेल कर जाए, या फिर दोनों एक साथ फेल कर जाए। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है हम लोगों को किसके बारे में बताएगा, फेलियर के बारे में बताएगा। कौन सा फेलियर के बारे में ये बताएगा भाई, अगर कंक्रीट की वजह से है तो बता देगा, या स्टील की वजह से या बोथ है तो बता देगा। उसके बाद और क्या बात कही जा रही है, कही जा रही है कि इट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विच may be calculated by the equating the moment of area of a compression and tension। ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी बात हो गई कहने की। अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। एक मिनट के लिए मैं खुद को गायब करूं ताकि पूरे पेज में हम लोग बढ़िया से चीज़ों को लिख पाएँ। देखिए क्या कहा गया है, जो कहा गया है ना बस उसी को लेकर के चलेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ कंप्रेशन एंड टेंशन। अब इसी बात को यहाँ पर जरा सा अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। तो मैं अप्लाई करता हूँ ना, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। पहले लिखता हूँ, जरा लिखने का भी काम रहेगा। मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया, कॉम्प्रेसिव आप पूरा लिख लीजिएगा, कॉम्प्रेसिव एरिया। देखिए मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं ना कि कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन, ठीक है, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन इनटू डिस्टेंस ऑफ, पहले लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ compression area एंड NA मतलब न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कैसे निकालेंगे मोमेंट हम लोग निकालते थे, मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता था भाई एरिया, मोमेंट हम लोग को निकालना क्या, देखिए मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया ना, हम लोगों को कॉम्प्रेसिव एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन कितना आ रहा है और उसको फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम लोग, डिस्टेंस हम लोग लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया एंड न्यूट्रल एक्सिस। देखिए जरा यहाँ पर डायग्राम में फिर से हम लोग आते हैं, डायग्राम से जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, जब पेन का कलर चेंज करूँ तो बात समझ में आएगी। देखिए कहा क्या जा रहा है, आपको कहा ये जा रहा है कि आपको एरिया लेना है, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन। तो ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हम लोग मान रहे हैं ना कि कॉम्प्रेशन है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सिंपल सा एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा बहुत ही आसान है, आप क्या करिएगा, बी को एक्से से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस जो हम लोगों ने मान रखा है ना एक्से, तो b को एक्से से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू एक्से। तो चलिए भाई निकल गया एरिया अंडर कंप्रेशन। अब दूसरा हमको क्या करना है भाई, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ कंप्रेशन एरिया एंड न्यूट्रल एक्सिस। तो डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा भाई, डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, देखिए सीजी, इसके सीजी कितना पर होगा, मान लीजिए ये पूरा कंप्रेशन एरिया है तो इसका सीजी कितना पर होगा भाई, ये तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो यहाँ कहीं बीच में होगा, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि ये एक्से जो है इसका आधा होगा, इसका मतलब क्या है, एक्से बाई 2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक्सए बाई 2 कर सकते हैं, यही काम यहाँ पर लिख देते हैं बहुत आसानी से। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, जितना ज़्यादा हम परेशान होंगे इसमें तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो वही कर रहे हैं ना, एरिया देखिए क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्से इंटू एक्से बाई 2, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सीजी, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी रेक्टेंगल के लिए कितना होगा भाई, उसके सेंटर पर होगा। सपोज दैट अगर ये कोई एक रेक्टेंगल है आपके पास, जरा समझिए इस बात को, ये कोई रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए इसका डेप्थ अगर मैं मान लेता हूँ एक्सए, तो मैं पूछूंगा कि ये सीजी से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या कहिएगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको एक्सए बाई 2 कर देना है, एक्सए बाई 2 कर देना है। अगर मैं कहूँ कि ये विड्थ बी है, इस पूरे रेक्टेंगल का आपको एरिया बताना, तो आप क्या कहिएगा, बी इंटू एक्स है, यही तो काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये बी इंटू एक्से का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम लोग बहुत धीरे धीरे शुरू का पढ़ रहे हैं ना, ताकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों से मिस ना हो जाए।
अब जरा हम लोग निकालते हैं, ये तो हम लोगों ने कॉम्प्रेसिव एरिया निकाल लिया ना, लेकिन हम लोग मोमेंट तो भाई टेंशन से भी निकाल सकते हैं, टेंसाइल एरिया से भी निकाल सकते हैं ना। तो देखिए जरा निकालता हूं मैं, मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया कितना हो जाएगा भाई। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वावेलेंट टेंसाइल एरिया। इक्वावेलेंट क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये कंक्रीट के टर्म में हो जाए ना। इक्वावेलेंट टेंसाइल एरिया इनटू डिस्टेंस ऑफ सीजी, यही चीज लिखना है बिल्कुल, सीजी ऑफ स्टील फ्रॉम एन, यही काम होगा। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, इक्विवेलेंट टेंसाइल एरिया का मतलब क्या है, देखिए यहाँ इक्विवेलेंट टेंसाइल एरिया का मतलब होगा m टाइम टेंसाइल एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मॉड्यूलर रेशियो इनटू AST, इक्विवेलेंट है यहाँ पर, हम लोगों ने निकाला था इसको। तो बस क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखिए m टाइम्स ऑफ AST इनटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ स्टील फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए ये देखिए टॉप फाइबर से लेकर के और स्टील जो है यानी रीइंफोर्समेंट के सीजी तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना आपने ले रखा है, इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी, ये आपने ले रखा है। अगर मैं इस स्मॉल डी से एक्से को माइनस कर दूं, देखिए जरा ध्यान से, इस स्मॉल डी से एक्से क्या है आपका, टॉप फाइबर से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो मेरे पास जो लेंथ बचेगा वो लेंथ कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से, वो लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ बचेगा। और यही तो मुझे चाहिए ना, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के सीजी ऑफ द स्टील तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यही काम हम लोग यहाँ पर कर देंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना कर लेते हैं इनटू डी माइनस एक्स से। देखिए मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया आप लोगों ने निकाल लिया, क्या हो गया, m टाइम्स ऑफ AST डी माइनस एक्स से, ये आपने निकाल लिया। अब देखिए हम लोगों ने पहले ही कहा था ना इस बात को, क्या कहा था, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, कैलकुलेटेड बाय इक्वेट गया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने मोमेंट ऑफ एरिया निकाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर ले, उसको इक्वेशन बराबर कर ले। तो क्या करें हम लोग यहाँ पर, देखिए कैसे हो जाएगा ये काम, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कौन सा हो जाएगा, टेंसाइल एरिया। तो क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिए मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ना, अभी क्या आया था हमारे पास, बी एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ AST डी माइनस एक्स से, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए इस पर कि आपको कैलकुलेट करना है क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अननोन होगा वो हमारे लिए एक्स से होगा, बाकी डेटा दिए गए होंगे, बस फॉर्मूले में रखना है और आपको क्या करना है, इसका आंसर निकाल लेना है। देखिए लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में स्ट्रेस दिया रहता है, ठीक है, इफ स्ट्रेस इज गिवन, ये सारे वैल्यूज को ना दे करके आपको क्या करेगा कि स्ट्रेस की वैल्यू को दे देगा। अगर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे देता है तो आप किस तरह से Na को फाइंड आउट कीजिएगा। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर क्या करूँ, इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ, और वो स्ट्रेस डायग्राम जरा सा अपने को समझना पड़ेगा कि अगर स्ट्रेस की वैल्यू को देता है तो हम लोग कैसे करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखिए जरा, देखिए स्ट्रेस डायग्राम मैं बनाता हूँ जरा। स्ट्रेस डायग्राम अगर एक बार समझ में आए, स्ट्रेस डायग्राम मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत परेशानी करने लायक बात नहीं है। पहले ही हम लोगों ने एजम्पशन में ले लिया है कि लीनियर जो है इसमें क्या होगा, बिहेवियर होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एन तक इसको लीनियर बनाते हैं और यहाँ भी इसको कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ तक, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ स्ट्रेस के किसी भी एक वैल्यू को, इंस्टेंटेनियस किसी भी एक वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को नहीं मान रहा हूँ मैं, किसी भी एक वैल्यू के लिए, ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ, अगर स्ट्रेस गिवन है हम लोगों को तो, और यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो स्ट्रेस को मान लेता हूँ टेंशन के फॉर्म में T/m लिख देता हूँ। T/m क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने मॉडुलर रेशियो के बारे में पढ़ा था तभी ये बात हम लोग समझ गए थे। क्या समझ गए थे जी, कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट,
ठीक है। तो जब अगर हमको कंक्रीट के टर्म में लिखना होगा इस स्ट्रेस को, तो मैं क्या करूँगा कि इस m को इधर भेज दूंगा। देखिए वही काम मैंने किया है, कंक्रीट के टर्म में लिख रहा हूँ। अब अगर आपको स्ट्रेस दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्या करना है आपको, सिंपली आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। देखिए ये तो डेप्थ आपको पता होना होगा कि ये डेप्थ कौन सा डेप्थ है, ये डेप्थ हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है जो हम लोगों ने मान रखा है। ये अगर आपको पता है, ये स्ट्रेस की कोई भी एक वैल्यू है ये आपको पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा यहीं पर कर देता हूँ। देखिए सी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए by using similar triangle property, CA divided by XA is equals to T by M। T by M कौन सी वैल्यू है, ये वाली, देखिए ये वाली वैल्यू। अब आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये टोटल आपके पास स्मॉल d है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपके पास स्मॉल d है टोटल, और ये वैल्यू जो है वो आपके पास XA है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो आप कहिएगा बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन है, और क्या है भाई कि d माइनस XA हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है तो आप XA कहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा, यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा। स्ट्रेस की उस वैल्यू के लिए XA हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जरा यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि अगर स्ट्रेस गिवन होगा, तो हम लोगों ने अभी भी फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला भाई, CA डिवाइडेड बाई XA इज इक्व टू T बाई M होल डिवाइडेड बाई D माइनस XA, ठीक है। यहाँ से एक काम हमारा हो जाएगा। अब जरा हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग काम करेंगे कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या कहता है आपको, देखिए अभी आप लोगों ने क्या निकाला, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग निकालेंगे क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहता है इज द डेप्थ व्हेन द स्टील एंड कॉन्क्रीट फेल साइमल्टेनियसली। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डेप्थ है ये फेलियर के बारे में बताएगा, फेलियर आइदर बाय द कंक्रीट या फिर स्टील की वजह से या फिर दोनों की वजह से। लेकिन ये जो क्रिटिकल डेप्थ है ये एग्जैक्ट बताएगा कि कब स्टील और कंक्रीट दोनों ही एक साथ फेल करेंगे, ठीक है, एट द टाइम ओवरऑल स्ट्रक्चर फेल, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ये जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, डेप्थ इन विच द वेरिएशन कैनॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसीलिए इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, आइडियल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। ये क्रिटिकल डेप्थ हम लोगों को क्यों जानना है, ये क्रिटिकल डेप्थ हम लोगों को इसीलिए जानना पड़ेगा क्योंकि आगे चल करके हम लोग सेक्शन को डिवाइड करेंगे, और सेक्शन को जब डिवाइड करेंगे तो कंपेयर हम लोग किस में करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बीच ही करेंगे। तो इसीलिए क्रिटिकल डेप्थ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो निकालने हम लोग सीख गए किस तरह से निकाला जाएगा। अब जरा निकाल के देखते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग किस तरह से निकालते हैं। उसके लिए भी मैं खुद को गायब कर लूँ ताकि पूरे में लिख पाए हम लोग। देखिए किस तरह से इसको निकाला जा सकेगा, यहाँ भी मैं वही काम करता हूँ। देखिए चूंकि ये क्रिटिकल डेप्थ की बात कही गई है, अगर मैं चाहूँ तो एक स्ट्रेस डायग्राम सिंपली ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ड्रॉ हो ही जाएगा। ये बार बार स्ट्रेस डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, बस एक सिंपल सा एक आइडिया हम लोग लगा रहे हैं यहाँ से, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मान लीजिए कोई एक स्ट्रेस डायग्राम है, यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं, उसको हम लोग एक्स ए मानते थे, यहाँ पर हम लोग मानते हैं इसको एक्स सी। ये वो डेप्थ है जहाँ पर क्या होगा कि कंक्रीट और स्टील दोनों का दोनों फेल कर जाएगा। जब दोनों फेल कर जाएगा तो दोनों ही अपने फुल स्ट्रेंथ पर होगा। तो अब यहाँ स्ट्रेस की ऊपर में स्ट्रेस की कोई भी एक वैल्यू को ना लेकर के हम लोग इसकी जो परमिसिबल मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको हम लोग ले लेते हैं। तो परमिसिबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू बेंडिंग, सिग्मा CBC। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर बात किया था, ठीक है, सिग्मा CBC। और नीचे अगर मैं बात करूं कंक्रीट के ही टर्म में डायरेक्ट इक्विवेलेंट बना करके लिखता हूं स्ट्रेस को अगर, तो सिग्मा ST इसके लिए मैक्सिमम होगा डिवाइडेड बाय M इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। जो हमारे पास मॉडुलर रेशियो है उससे हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जरा ये दो ट्रायंगल बन गए। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें और कोई भी तरह की दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। जरा यूज करते हैं और जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बार बार जो बात हो रही है M इज इक्वल टू कितना लेना है, जब हम लोगों ने एजम्पशन देखा था तभी लिख लिया था ना इस बात को। M इज इक्वल टू कितना लेना है हम लोगों को, हमेशा 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, IS कोड से आ जाएगी। लास्ट लेक्चर में देख ले, बहुत डिटेल में बता दिया है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग
देखिए ये बार बार निकाल करके क्यों देख रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस में अगर हम लोगों ने एक बार हाथ से सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया ना, तो फिर क्या होगा, लिमिट स्टेट में अगर हम लोग डायरेक्ट कोड से फॉर्मूला भी लिखेंगे तो बात समझ में आएगी कि क्या लिखा जा रहा है। बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल को यूज करते हैं। देखिए जरा, ये वाला लेंथ यानी ऊपर वाला ना, ये सिग्मा सीबीसी, जरा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे, ये वाला लेंथ, तो इसको लिखता हूं मैं सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई कौन सा लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ। इसको क्या नाम दिए हम लोगों ने, एक्सी नाम दिया है, एक्सी। ये किसके बराबर है हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला लेंथ, सिमिलर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ना, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना है हमारे पास, सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम, और ये होल डिवाइडेड बाई कितने के हो जाएगा, ये वाला लेंथ के। और ये लेंथ कितना है, अगर मान लो कि आपने पूरे स्टील तक जो डेप्थ है उसको डी कौन सा इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी मान रखा है, तो अब आपको अगर मैं पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यानी इसके सीजी से, दोनों बराबर ही है, इसके सीजी से लेकर के न्यूट्रल क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहिएगा बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या है कि डी माइनस एक्सी होगा, यही तो बात है। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने पर ये क्या बताता है। थोड़ा इसको अगर मैं चेंज कर दूं, फ्लिप कर देता हूं, देखिए एक्सी डिवाइडेड बाई सिग्मा सीबीसी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, थोड़ा बस इसको ऊपर नीचे कर दिया ना, डी माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम, ये काम किया। क्यों करना है, क्योंकि फाइनली देखिए हमको जो रिजल्ट निकालना है ना, उस रिजल्ट की तरफ ही दौड़ना है हमको। अब क्या करते हैं, इसको सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी, ये लिख दिया। देखिए जरा किस तरह से लिखा इसको, देखिए अब क्या किया हमने, ये देखिए सिग्मा ऑफ एस टी को उठाया यहां से और इधर की तरफ ला करके पटक दिया, ठीक है, सिग्मा एस टी, और ये एम कहाँ आ गया, ये यहाँ नीचे आ गया, यही तो काम कर रहे हैं। तो सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली काम कर ही नहीं रहे हैं। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये वही रखने देते हैं, ये हो जाएगा आपका डी माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई एक्सी, एक्सी को इधर लेकर के आ गए। अब देखिए फिर इसको थोड़ा मैं चेंज कर दूँ तो सिग्मा ऑफ एस टी, वैसे मतलब तो अपने को सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्ट से होना चाहिए, लेकिन क्या है कि एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हाथ से, है ना। एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी ही लिखता हूँ, और इसको मैं, देखिए ज़रा इस वाले टर्म को ज़रा देखिए, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, डी डिवाइडेड बाई एक्सी माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई एक्सी, तो एक्सी के साथ एक्सी कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, डी डिवाइडेड बाई एक्सी माइनस वन, यही तो बचेगा ना, और यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ज़रा काट दूँ कन्फ्यूजन ना हो, तो ये काम देखिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये जब डायरेक्ट करूँगा तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, डी डिवाइडेड बाई एक्सी माइनस वन। अब जरा इसको और थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं, देखिए और अगर इसको बदलेंगे तो ये क्या बताएगा हम लोगों को, ये बताएगा बहुत सिंपल सी बात कि सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ सी बी सी प्लस वन इज इक्वस टू डी डिवाइडेड बाई एक्सी, ये हो जाएगा। वन को हम लोग इधर ले आते हैं, देखिए नेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं इसके साथ, और इसके साथ कुछ उल्टा सा काम कर सकते हैं, सिग्मा ऑफ एस टी प्लस एम टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ सी बी सी डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ सी बी सी इज इक्वस टू डी टाइम्स ऑफ एक्सी। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं किया हम लोगों ने, लास्ट वाला जरा लाइन देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम किया है। क्या किया है भाई, कि ये जो प्लस वन है ना यहाँ पर, देखिए इस टर्म को जरा देखिए ध्यान से, तो कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। यहाँ इस टर्म में हम लोगों ने क्या लिखा है, इस टर्म में हम लोगों ने लिखा है, जरा पेन का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। इस टर्म में हम लोगों ने लिखा है सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ सी बी सी प्लस वन लिखा है ना, बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एस टी प्लस नीचे कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी। यही काम किया है हम लोगों ने यहाँ पर, देखिए यही काम किया है, डिवाइड इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एक्सी। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक्सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास मोटो तो यही था ना कि एक्सी निकालना है, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही तो हमारा मोटो था।
इसको बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई, यहीं पर कर देते हैं, इंटू डी होल डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एस टी प्लस m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी। ठीक है, ये काम हो गया। देखिए बहुत जगह क्या होता है कि आप जो है ना इसको सिग्मा सी बी सी m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी, ये जो पूरा टर्म है इसको एक कांस्टेंट मान लिया जाता है। ठीक है, k मान लिया जाता है, x मान लिया जाता है, p मान लिया जाता है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम आप देख लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो एक्सी है यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो जो आप फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ से आपको एक तो बात ये समझ में आ रही होगी, हो सकता है एम के ऊपर डिपेंड करे, हो सकता है सिग्मा सीबीसी के ऊपर डिपेंड करे, हो सकता है सिग्मा एसटी के ऊपर डिपेंड करे, हो सकता है डी के ऊपर डिपेंड करे। लेकिन याद रखिएगा एक्सी इज ओनली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सी की वैल्यू सिग्मा ऑफ एस टी एंड डी के ऊपर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं जरा देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझिए, m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी, इसी बात को जरा लिखता हूं ना। यहाँ जो m है इस m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये m की वैल्यू होती है 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, और यहाँ क्या है इनटू सिग्मा सी बी सी। तो सिग्मा सी बी सी के साथ सिग्मा सी बी सी कैंसिल हो जाएगा। वही काम देखिए यहाँ पर भी होगा, यानी ये m और सिग्मा सी बी सी तो कोई अपने लिए क्या होगा, इस पर कोई इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बचने वाले टर्म क्या है हमारे पास में, सिग्मा ऑफ एस टी एंड डी, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ हम लोगों ने क्या निकाल लिया, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया। अब जरा देखिए इस बात को समझना होगा कि दोनों निकाल करके हमने करना क्या है, हमने करना है कि हम कंपेरिजन करेंगे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से हमने क्या रिजल्ट निकालना है। देखिए निकालना ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ, तीन कंडीशन हमारे पास, इफ एक्सी इज लेस देन एक्सी, अगर एक्सी की वैल्यू कम है, देखिए जरा थोड़ा सा उलझुल सी बात है लेकिन समझने लायक बात है। मान लेते हैं ये टॉप फाइबर से ये कोई डिस्टेंस है जो एक्स से है, और ये थोड़ा इससे ज़्यादा मैं बना देता हूँ, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक्सी है। तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन लाई कर रहा है हमारे पास कि एक्सी की वैल्यू कम है एक्सी से, तो जो हमारे पास सेक्शन होगा वो कैसा होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या होगा, देखिए किसी भी सेक्शन में, मान लीजिए मैं एग्जांपल बीम का ही लेता हूँ ना, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक बीम है ना, क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, हम लोगों को पता है कौन सा, एक तो भाई जिसमें कि कंक्रीट पर हम लोग बात करते हैं, और दूसरा कौन सा बात करते हैं कि रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो टेंशन ले सके। तो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसा सेक्शन जिसमें कि रिइंफोर्समेंट कम होगा। देखिए अगर रिइंफोर्समेंट कम होगा, कंक्रीट ज़्यादा होगा, यहाँ स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। अगर हम लोगों ने कुछ इस तरह से सेक्शन बना दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट कम हो गया, हम लोगों ने क्या किया, कम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, सरिया कम प्रोवाइड किया, तो बीम हमारे पास कैसा हो गया, अंडर रिइंफोर्स हो गया। ये बीम फेल करेगा तो किसकी वजह से फेल करेगा भाई, क्योंकि अंडर रिइंफोर्समेंट है, अंडर रिइंफोर्स्ड है तो रिइंफोर्समेंट की वजह से फेल करेगा। रिइंफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड कर लिया है ये कैसा होता है, ये डक्टाइल मटेरियल होता है। तो जब भी ये बीम फेल करेगा, फेल होने से पहले ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा, और ये जो बेंड हो रहा है ये आपको क्या दे देगा, एक अलार्म दे देगा कि आपका स्ट्रक्चर अब क्या होने वाला है जी, फेल होने वाला है। ठीक है, यहां से ये भी बात समझ में आ गई, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। अगर कभी ऐसा हो कि एक्सी इज इक्वल टू एक्सी हो, यानी कि जितना आपने डेप्थ ऑफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिया एक्से, वही आपका क्या निकला, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकला। ऐसे सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि एक्स ए ज़्यादा हो और एक्स सी कम हो, इसका मतलब क्या है कि कोई एक सेक्शन है जिसके आप टॉप फाइबर से इधर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये क्या है आपका एक्स ए है और ये आपका क्या है एक्स सी है, एक्स ए ज़्यादा है और एक्स सी क्या है आपके पास कम है। ऐसे सेक्शन को हम लोग कहते हैं ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। देखिए ओवर रिइंफोर्स सेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या सबसे बड़ी आएगी यहाँ पर हम लोगों को कि रिइंफोर्समेंट अगर आपने ज़्यादा दे दिया है तो जो फेलियर होगा वो ड्यू टू कॉन्क्रीट होगा, और चूंकि कंक्रीट ब्रिटल इन नेचर का है, डक्टाइल तो है नहीं, तो वो टूटने से पहले कोई भी अलार्म नहीं देगा, क्रशिंग डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत रिस्की होता है। अब फिर से एक बात समझ लेते हैं, देखिए नाम से और इस रिलेशन से थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर एक्स से
कम है एक्सी से, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो सेक्शन कैसा होगा, अंडर रिइंफोर्स, यानी जिसमें रिइंफोर्समेंट कम होगा। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, जितना रिइंफोर्समेंट है उतना कंक्रीट है, बात बराबर है बिल्कुल, है ना, मतलब जितना चाहिए आपने उतना दे रखा है। अगर ऐसा कभी होता है कि एक से ज़्यादा है एक्सी से, तो ऐसे सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, यानी रिइंफोर्समेंट जितना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अनइकोनॉमिकल है, और यहाँ जो फेलियर होगा वो कैसा होगा, सडन होगा, किसके वजह से होगा, कंक्रीट की वजह से होगा। तो अब देखिए ये चीज़ें बात समझ में आ गई। अब जब सेक्शन हमारे पास 3 हो गए, तो अब हमारे पास जो एनालिसिस में काम करना होता है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। देखिए चौथा स्टेप और आखिरी स्टेप में हमको करना यही है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए पहले ये बात समझिए कि आज तक हम लोग पढ़ते आए थे क्या, बेंडिंग मोमेंट, अब नया आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट क्या है, देखिए ये कहता है इट इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लोड विच मे बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। कोई भी एक लोड की वजह से, किसी भी एक इंस्टेंटेनियस लोड की वजह से, किसी भी एक लोड की वजह से जो मोमेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन पर ये हो जाए कि आपने जो है वो मैक्सिमम लोड दे दिया और उसके वजह से जो हमारे पास मोमेंट आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों में बहुत बड़ा भी फर्क है और बहुत बारीक सा भी फर्क है कि बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होगा कि आपने कोई भी एक लोड लगाया, थोड़ा सा भी लोड लगाया, और उसके वजह से क्या हुआ, जो मोमेंट आया उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, बेंडिंग मोमेंट है, इसके वजह से बेंड करेगा। लेकिन ऐसा थोड़े है कि उसकी कैपेसिटी या उसकी स्ट्रेंथ उतना ही है, मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है ना, जितना वो लोड ले सकता है, यानी आपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो उसने लोड लिया, और अब जो उसमें मोमेंट आया उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा जी, कपल ऑफ फोर्स की वजह से होगा। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे। चलिए एक एक सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जा सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा खुद को गायब करूँ ताकि पूरे पेज में हम लोग लिख सकें। देखिए अब एक एक सेक्शन हम लोग उठाते हैं और वहाँ से जो है बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए। जब अंडर इनफोर्स सेक्शन में आप लोगों को कहूँ तो इतना बात तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि एक से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ध्यान में आपको रहे, बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक से कम होगा और एक सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए कि एक से जो है वो यहाँ कहीं इसके ऊपर ही यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ये जो अभी मैं रेड पेन से बना रहा हूँ ये आपका होगा एक्स से, ये डेप्थ है ना, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये जो आपके पास में डेप्थ निकल करके आया, ये डेप्थ आपका कहलाएगा क्या, एक्स ए, और ये इसी पर बना देते हैं, ये जो आपका डेप्थ है ये क्या है, एक्स सी है आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीम का विड्थ बी है और बीम की इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, स्मॉल डी, यानी इसके यहाँ से लेकर के आप आ जाइए इसके रिइंफोर्समेंट के सीजी तक जो डेप्थ है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रेस डायग्राम के कोई काम बनने वाला नहीं है। तो स्ट्रेस डायग्राम में ज़रा बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मिला ही देते हैं यहाँ तक। वैसे तो यहाँ सारा का सारा जो स्ट्रेस है वो कौन लेगा, रीइंफोर्समेंट लेगा। तो देखिए अब यहाँ पर बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी ना, यहाँ सारा का सारा स्ट्रेस कौन लेगा, रीइंफोर्समेंट लेगा। इसको इस तरह से भी बना के सिर्फ एरो बना करके छोड़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये किसी भी एक स्ट्रेस के लिए वैल्यू होगी। देखिए अंडर इन्फोर्स का मतलब क्या होगा, अंडर अगर इन्फोर्स है तो जो फेलियर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो फेलियर होगा रिइंफोर्समेंट की वजह से। यानी स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी, कोई भी कम आ जाएगी, पूरी स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं मिलेगी हमको यहाँ पर। अच्छा उसके बाद जरा बात को ये समझते हैं हम लोग कि देखिए अब काम हमारे पास क्या रह जाता है, काम ये रह जाता है कि आप यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों तरफ से निकाल सकते हो, कॉम्प्रेशन साइड से भी निकाल सकते हो और टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो। कॉम्प्रेशन साइड से मतलब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर टेंशन साइड मतलब यहाँ कहीं से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग दोनों तरह से निकाल करके देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं एम आर लिखता हूँ ना, एम ओ आर लिखा है, मैं एम आर लिखता हूँ। देखिए जरा एम आर मैं निकाल रहा हूँ, कहाँ से निकाल रहा हूँ जी, कॉम्प्रेशन साइड से, कॉम्प्रेसिव साइड। कॉम्प्रेसिव साइड से जब निकालूंगा, जरा फॉर्मूले को देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स, फोर्स इनटू लीवर आर्म,
लीवर आर्म। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आई, कॉम्प्रेसिव फोर्स और लीवर आर्म। पहले लीवर आर्म को समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद कॉम्प्रेसिव फोर्स अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए लीवर आर्म क्या है। लीवर आर्म ये है कि ये स्ट्रेस डायग्राम में जो स्ट्रेस है इसके सेंट्रॉइड से, देखिए यहाँ कहीं पर इसका सेंट्रॉइड आएगा। ये अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो यहाँ कहीं पर सेंट्रॉइड मान लीजिए, बीच में मान लेता हूँ मैं, कोई सेंट्रॉइड आएगा यहाँ से लेकर के, और ये जो स्ट्रेस है यानी टेंसाइल स्ट्रेस है, तो इसका सेंट्रॉइड क्या है, यहाँ तो पूरा का पूरा रिइंफोर्समेंट को ही लेना है, सिर्फ रिइंफोर्समेंट ही लेगा। ये तो हम लोगों ने बस क्या है, ये वाला लाइन मिलाने के लिए बना दिया है, वरना होना तो बस यही है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका लीवर आर्म कहलाएगा। ठीक है, लीवर आर्म। अच्छा, अब दूसरी बात ये कर लेते हैं हम लोग कि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स निकलेगा किस तरह से। कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया अंडर स्ट्रेस, है ना, इनटू एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग इसको। एवरेज स्ट्रेस पहले लिख देता हूं, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया अंडर स्ट्रेस। बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से कुछ लेक्चर तक हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, इनटू लीवर आर्म। अब जरा देखिए लीवर आर्म का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये आपका क्या कहलाएगा, लीवर आर्म कहलाएगा। अगर ये कोई एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसकी सीजी इस लाइन से कितने दूर पर आएगी, यहाँ कहीं पर आएगी। ये हम लोगों ने क्या मान रखा है, देखिए जरा XA मान रखा है, इसका मतलब क्या है, XA/3, XA/3। ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, XA/3 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक सोम का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया इसके सेंट्रॉइड को जानने के लिए कि जहाँ पर आपका बेस और परपेंडिकुलर मीट कर रहा है इस पॉइंट से लेकर के इसी लेंथ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होता है, XA/3 होता है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में। और हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, देखिए कि लीवर आर्म अगर हमको निकालना है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये तो आपके पास स्मॉल डी है। तो अगर आपको सिर्फ लीवर आर्म चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल डी माइनस XA/3 करिएगा, यही तो डिस्टेंस है लीवर आर्म का, तो लिख देते हैं इसको। बहुत ही सिंपल हो गया ना, D माइनस XA/3, ये लीवर आर्म आपका निकल गया। अब जरा देख लेते हैं एवरेज स्ट्रेस किसको कहा जा रहा है। एवरेज स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, जरा यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन करूँ मैं। एवरेज स्ट्रेस किसको कहा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए जरा। एवरेज स्ट्रेस यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ फुल है, फुल कितना है यहाँ पर, CA है। टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CA है, तो CA है, और देखिए ये धीरे धीरे घटते 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 यहाँ पर क्या आकर के हो गया, 0 हो गया, है ना। तो मैं इन दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेता हूँ, यही तो एवरेज स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, पेन का कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं ताकि दिखाई दे जरा। देखिए एवरेज स्ट्रेस को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, CA मैक्सिमम था प्लस लास्ट में कितना हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, उसके बाद दूसरा है एरिया अंडर स्ट्रेस। तो एरिया अंडर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, B इंटू XA। एरिया तो यही हो जाएगा ना, एरिया अंडर स्ट्रेस, B इंटू XA। ठीक है, अब हम लोग जरा बात करते हैं। देखिए ये क्या है आपका B और ये क्या है आपका XA, ये निकाल लिया हम लोगों ने, और इसको टोटल गुना करना है हमको किसके साथ, लीवर आर्म के साथ। तो D माइनस XA/3 ये हो गया आपका। ये आपने कहाँ से निकाला भाई, ये निकाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्प्रेसिव साइड। यही काम हम लोग सेम करेंगे कहाँ से निकालने के लिए, टेंशन साइड से। मैं निकालता हूँ जरा, MR किस साइड से निकालूंगा, टेंशन साइड से। देखिए बहुत ज़्यादा आपको ये लग रहा होगा कॉन्सेप्ट बहुत उलझा, बिल्कुल ही उलझा हुआ नहीं, इसका न्यूमेरिकल जब करेंगे ना बहुत आसान होगा। देखिए एरिया अंडर, तो पहले लिख देता हूँ उसको, एरिया अंडर स्ट्रेस इनटू किसके साथ गुना करेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेस के साथ, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस के साथ, इनटू लीवर आर्म होगा यहाँ भी। तो लीवर आर्म का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लीवर आर्म ही लिख देता हूँ पहले, देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा समझ में आया। लीवर आर्म, एरिया अंडर स्ट्रेस हमको निकालना है ना। एरिया अंडर स्ट्रेस कितना होगा भाई, यहाँ पर तो जो भी ले रहा है वो रिइंफोर्समेंट ले रहा है, तो यहाँ जो अगर एरिया है, मैं अगर रिइंफोर्समेंट की एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, AST। अगर मैं इसको क्या चाहूँ कि कंक्रीट के टर्म लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, M टाइम्स ऑफ AST, सिखाया था इक्विवेलेंट एरिया निकालना। तो यहाँ से देखिए M टाइम्स ऑफ AST हो जाएगा एरिया अंडर स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर कितना है, देखिए सिग्मा ST डिवाइडेड बाई M, यही दोनों को गुना करना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है काम। तो हम लोग क्या करेंगे, M टाइम ऑफ AST
एरिया अंडर स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर कितना यूज हो रहा है, सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम, और इसको मैं लीवर आर्म से गुना कर, तो लीवर आर्म तो वही रहेगा जो पिछले बार हम लोगों ने निकाला था, ये तो कोई चेंज होने से रहा, डी माइनस एक्स ए बाई 3। देखिए ये m के साथ ये m कैंसिल हो जाएगा, इसको जरा और थोड़ा साफ सुथरे से लिखूँ मैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक है, निकल गया इसके लिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए जरा हमको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन। देखिए बैलेंस सेक्शन का मतलब आप लोगों को बताया था मैंने, बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जहां की एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी हो जाए, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ मैंने जो न्यूट्रल एक्सिस देखिए यहाँ दिखा रखा है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है आपका, ये क्या है, यही आपका एक्चुअल है और यही आपका क्या है, क्रिटिकल है। बैलेंस सेक्शन वही है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि कंक्रीट और स्टील एक साथ ही फेल करेगा बैलेंस सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है जी, निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए निकालते हैं खुद को गायब करके, ताकि पूरे में लिख पाएँ। देखिए यहाँ निकालना तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर यहाँ भी मैं क्या करूँ, सिंपल सा एक स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ। उससे पहले जरा इसको देख लेते हैं। ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स से बराबर एक्स ही है तो एक्स ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब मैं ये मान लिया जाए कि ये टोटल विड्थ बी है और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ का मतलब टॉप फाइबर से लेकर के सी जी ऑफ द स्टील तक का कितना है, स्मॉल डी है। अगर मैं एक स्ट्रेस डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा लीनियर बनना है, ठीक है। और यहाँ तो टोटल स्ट्रेस क्या लेगा, कौन लेगा, यहाँ स्टील ही लेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपन इसको मिला देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। ये अपने फुल स्ट्रेंथ पर काम करेगा, यानी सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। और यहाँ इसका अगर कहीं सी जी है इस ट्राइंगल का, यहाँ कहीं पर सी जी है, तो ये सी जी का टॉप फाइबर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टॉप फाइबर्स हो जाएगा। चूंकि ये डिस्टेंस पूरा का पूरा एक्स सी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स सी डिवाइडेड बाई 3, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करें, कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से, दोनों साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल लेते हैं एम आर फॉर कंप्रेशन। क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला आपका कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। जो पिछला में काम किया था वही काम करेंगे हम लोग, कोई बदलेंगे नहीं काम को। अब जरा देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स सी, बी इंटू एक्स सी हो गया। ठीक है, ये टोटल विड्थ है और यहाँ तक का आपके पास में क्या है, डेप्थ कितना है, एक्स सी है, तो आपने बी इंटू एक्स सी लिख दिया। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है कि आपने एवरेज स्ट्रेस लेना है। यहाँ एवरेज स्ट्रेस में देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा सी बी सी है मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ तक आते आते क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा सी बी सी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये काम कर देते हैं, इनटू ये पूरा ही इनटू होगा, इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना हो जाएगा, लीवर आर्म तो हम लोगों ने पिछले बार ही बहुत डिटेल में लिखा था, डी माइनस एक्स सी बाई 3। ये हो गया आपका कहाँ से, कॉम्प्रेसिव साइड से। अगर आप टेंशन के साइड से निकालना चाहते हो तो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा जरा देख लेते हैं हम लोग, एम आर फॉर टेंशन। देखिए उलझना नहीं है बिल्कुल, अगर आप सब्जेक्ट के साथ उलझ जाइएगा, मतलब सोच लीजिएगा कि ये टफ है, तो बिल्कुल आसान है ये। अभी तो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट तो इतना आसान है जिसका कोई जवाब नहीं है। टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। देखिए टेंशन फोर्स अगर मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एम टाइम ऑफ ए एस टी, अभी तो पिछले बार में ही निकाला है अपन ने, और इंटू हो जाएगा आपका लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या हो गया आपका, डी माइनस एक्स सी बाई 3। बस क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्स को आपने एक्स सी से रिप्लेस कर दिया है ना। जो आपने क्या किया, अंडर रिइंफोर्स में जो काम किया है वहाँ पर, यहाँ पर क्या था, आपको क्या दिख रहा था, एक्स से दिख रहा था, उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स सी से रिप्लेस कर दिया, और ज़्यादा कुछ इसमें काम हुआ नहीं है। अब जरा देखते हैं हम लोग कि तीसरे केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स
सेक्शन का हम लोग केस ले रहे हैं। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स ए जो है एक्स से ज़्यादा होगा किससे, एक्स सी से। ठीक है, तो अगर एक्स ए ज़्यादा होगा एक्स सी से तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर है ना, थोड़ा सा इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्या लाई कर रहा है, एक्स सी लाई कर रहा है, एक्स सी कम होगा, और यहाँ कहीं तक एक्स ए लाई कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ओवर रिइंफोर्स के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान है यहाँ भी। देखिए किस तरह से निकलेगा, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेस डायग्राम बना लूँगा। बिना स्ट्रेस डायग्राम के बात नहीं बनती है, इसलिए स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। लीनियर स्ट्रेस डायग्राम बनाने में कोई तकलीफ की बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या हो गया। बस देखिए डब्बा ही तो बना रहे हैं ना अपन, और इसको ज़रा सा हम लोग समझ लेते हैं। बस यहाँ फुल स्ट्रेंथ कौन लेता है भाई, स्टील लेता है। बस इसको जस्ट बना करके इसको इस तरह से मिला देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ देखिए चूंकि ये ओवर इन्फोर्स का केस है, यानी कि स्टील अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक या परमिसिबल स्ट्रेंथ तक जाएगा ही नहीं, तो कोई भी एक वैल्यू हो जाएगा ना। जनरल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मैं ले रहा हूँ स्टील के लिए, जनरल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मान लेता हूँ स्मॉल टी, इसको डिवाइड बाई एम कर देते हैं कंक्रीट के टर्म में चेंज करने के लिए। और यहाँ पर चूंकि फेलियर किसकी वजह से होगा, कंक्रीट तक, तो ये अपने परमिसिबल लिमिट तक पहुंचेगा, और परमिसिबल लिमिट तक पहुंचेगा तो इसको क्या लिख दूँ, सिग्मा सीबीसी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो है मान लीजिए इसका कहीं यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, इस सेंट्रॉइड का जो है टॉप फाइबर से अगर मैं डिस्टेंस देखना चाहूँ तो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होगा टॉप फाइबर से वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा एक्स ए बाई थ्री, एक्स ए बाई थ्री। तो यानी इस सेंट्रॉइड से लेकर के बॉटम फाइबर तक, यानी जिसको कि आप क्या नाम देते हो, आप नाम देते हो इसको लीवर आर्म। तो लीवर आर्म के लिए मैं लिखना चाहूँ कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा लीवर आर्म, तो लीवर आर्म बताइएगा जे डी इज इक्वल टू जो हम लोगों ने पहले निकाला था वही आज तक चल रहा है, एक्स ए डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए ओवर इन्फोर्स के केस में तो और ही ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि निकालना एक ही तरफ से पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ जी, एम आर फॉर कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन से निकालते हैं, कंप्रेसिव साइड को यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स इतने बार निकाल लिया, ध्यान हो गया होगा कितना है कंप्रेसिव फोर्स। इसको ध्यान से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स ए और इंटू सिग्मा सीबीसी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये एवरेज स्ट्रेस ले लिया, यहाँ कितना है, फुल कितना है सिग्मा सीबीसी, और ये 0 तक जा रहा है तो सिग्मा सीबीसी प्लस 0 बाई 2, और बी इंटू एक्स है, यानी ये क्या है, विड्थ आपका बी है और टोटल डेप्थ आपने मान रखा है यहाँ तक का एक्स है, तो बी इंटू एक्स हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। और लीवर आर्म कितना हो जाएगा आपका, लीवर आर्म अभी भी हम लोगों ने निकाला है, कितना हो जाएगा जी, जेडी की वैल्यू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये आ गया आपका लीवर आर्म। तो ये देखिए निकल गया, ये आपका काम हो गया किसके लिए, ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में आईएस कोड जो है हमको बताता है कि आप टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना निकालें। क्यों ना निकाले, क्योंकि देखिए टेंशन साइड से आप निकालिएगा तो आपके हाथ कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपने एडिशनल बहुत ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, तो ये कभी भी अपने अल्टीमेट वैल्यू तक तो पहुंचेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है ओवर इन्फोर्स सेक्शन के केस में फेलियर जो होगा वो किसकी वजह से होगा, कंक्रीट के वजह से होगा। तो इसलिए आईएस कोड हमको क्या कहता है, देखिए उसको मैंने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में रख दिया है कि आईएस कोड हम लोगों को ये कहता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, कहाँ से, टेंशन साइड की तरफ से। ठीक है, तो देखिए ये कुछ एक हमारे पास बात थी जिसको हम लोगों ने आज जो है सीखा। इसमें हम लोगों ने मुख्यतः क्या सीखा, मेन क्या क्या बातें सीखी कि स्टेप वाइज हम लोग किस तरह से सिंगली रीइंफोर्स बीम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जी, अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसके बारे में जानते हैं। जब हम लोग लिमिट स्टेट में पहुंचेंगे तो ये बार बार ये सारे टर्म यूज होंगे हम लोगों के लिए कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। देख करके ऐसा लग रहा है कि ये डेरिवेशन वगैरह बहुत तगड़ा तगड़ा है और परेशान करने वाला, बिल्कुल नहीं डरना है, क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारे लिए, कोई बिल्कुल घबराने लायक बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, और जब हम लोग लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तब तो बहुत ही मजेदार होगा क्योंकि कोड से सारे फॉर्मूले लेने हैं, तो डेरिवेशन कुछ है नहीं, बस उसका एप्लीकेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में हाथ से सारे डेरिवेशन को कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ऐसा टफ काम है नहीं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप जो है अपने नोट कॉपी में नोट कीजिएगा। IAS कोड मैंने आपको कहा था अपने पास रखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपके पास IAS कोड आ गया होगा। और आपको क्या करना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करना है ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और आप क्या करती है, इस पेंडेमिक में पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।